fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस में। और मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 12 का थर्ड चैप्टर आव्यूह इसके बारे में स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, आव्यूह क्या है सबसे पहले समझिए। आव्यूह का जो इंग्लिश है वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्सेस है ये इसका प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन रूप है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में परिचय में देखते हैं कि आव्यूह क्या होता है। देखिए, जहां तक गणित के क्षेत्र में बात करें, गणित के विषय में बात करें, तो आव्यूह का जो यूज किया गया, आव्यूह जिसके लिए बनाया गया, वो था कि दो या दो से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय को सरल विधि से हल किया जाए, इसके लिए आव्यूह का विकास किया गया। दो चरों, दो या दो से अधिक चरों के रैखिक समीकरण निकाय का मतलब क्या है इसका कि ये दो या दो से अधिक चर के रैखिक समीकरण है क्या, इसको समझिए एग्जांपल से। मान लिया हमें इक्वेशन दिया 5x + 3y = 8 और 2x + 5y = 6। ऐसे समीकरण आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो ये क्या है कि इसमें दो चर है, x और y है, और जिनका जो पावर है वो 1 है। तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन हो जिसमें चरों का पावर 1 हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण निकाय बोलते हैं। तो इन समीकरण को सरल विधि से हल किया जाए, इसमें आव्यूह विधि का यूज किया जाता है। आव्यूह विधि से ही इसको हल करना हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसमें जो चर है वो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें x, y और z के साथ एक चर बढ़ जाएगा, तो उसको भी स्पेशली जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2x + 4y + 6z = 6, 3x + 2y + 4z = 8 और 3x + 10y + 8z। मान लीजिए तीन चरों का एक तीन समीकरण, इसको भी बोलेंगे तीन चरों का रैखिक समीकरण निकाय। तो इसको हल करने की जो विधि है वो आव्यूह विधि से हम सीखेंगे। और हमारा आव्यूह का प्रयोग गणित में इस तीन चरों के रैखिक समीकरण निकाय को हल करने में किया जाता है। परंतु वर्तमान समय में इस आव्यूह का प्रयोग समाजशास्त्र, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए चलते हैं, ये तो था परिचय। अब देखते हैं कि आव्यूह क्या है। आव्यूह क्या है? मैट्रिक्स। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक मानते हैं कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक दीपक कुमार है और दूसरे राहुल कुमार। मान लीजिए इन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया और इन लोगों के तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। इन लोगों ने मान लीजिए दीपक जो फिजिक्स में 82 नंबर पा गए, केमिस्ट्री में मान लीजिए 76 नंबर पा गए, मैथ में 90 नंबर पा गए। और राहुल जो है मान लीजिए 76 इसमें पा गए, केमिस्ट्री में 80 पा गए, मैथ में 90 पा गए। ये इनका नंबर है। अब इस नंबर को एक सिस्टम में लिख देते हैं। जैसे हमने इसके नंबर को एक बड़े कोष्ठक में लिखा और 82, 76, 90, 76, 80 और 92, जिसमें जो ये क्षैतिज रेखा है, पहली क्षैतिज रेखा, तो ये दीपक कुमार के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के नंबर को व्यक्त कर रही है। और ये जो दूसरी क्षैतिज रेखा है ये राहुल कुमार के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के नंबर को व्यक्त कर रहा है। इसको एक अदर फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं 82, 76, 90, 76, 80 और 90।
बड़े कोष्ठक में लिखा या तो छोटे कोष्ठक में लिखा। तो इस नंबर को अगर हम बड़े या छोटे कोष्ठक में लिखते हैं तो यह प्रारूप ही क्या है, आव्यूह कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने 3 चर का रैखिक समीकरण दिया, 3 चरों का रैखिक समीकरण निकालने वाले एग्जांपल लिया 6x + 2y + 4j = 10, 2x + 3y + 4j = 9 and 3x + 4y + j = 10। तो अगर इसमें x y z के जो गुणांक हैं, यहाँ पे देखिए पहले समीकरण का जो x y z का गुणांक है 6 है, 2 है, 4 है, और दूसरे समीकरण का जो x y z का गुणांक है 2 है, 3 है, 4 है, और ये तीसरे समीकरण का जो है 3 है, 4 है और 1 है। अगर इसको हम एक सिस्टम से लिखें तो इसको बड़े कोष्ठक में लिख सकते हैं 6 2 4 2 3 4 3 4 और 1। तो क्या है, इस समीकरण के संगत इसको आव्यूह के रूप में व्यक्त कर दिया गया है। अगर बड़े कोष्ठक में लिख दिया गया तो यह एक आव्यूह का रूप है या आव्यूह का प्रारूप है, जिसको हम क्या करते हैं कि आव्यूह के रूप में लिख दिया गया। इस आव्यूह में ये जो बड़ा कोष्ठक है इसका कोई मतलब नहीं है, विशेष रूप से क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, बस ये देखने में अच्छा लगे, ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, इसलिए आप चाहे बड़े कोष्ठक या छोटे कोष्ठक का यूज करते हैं, अन्यथा इसका कोई अन्य महत्व इसमें नहीं है। चलिए अब ये तो एक एग्जांपल था। अब इसके डिफिनीशन के बारे में अगर आते हैं तो देखिए जो हम यहाँ समझ रहे हैं ये डिफिनीशन के फॉर्म में लिख दिया जाएगा कि आव्यूह की जो परिभाषा है वो क्या है। देखिए इसको यही कहेंगे कि वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्या अथवा फलनों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा में आयताकार क्रम में रखने पर जो विन्यास प्राप्त होता है आव्यूह का। मतलब देखिए जैसे ये नंबर था, इस नंबर के स्थान पे इस परिभाषा में 2 चीजें ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या अथवा सम्मिश्र संख्या है या फलन है। इनको क्षैतिज, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो वर्टिकल है ये क्षैतिज है और ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो इस क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्रम में एक आयताकार क्रम में को व्यवस्थित किया गया है। जैसे एग्जांपल हमने दिया 82, 76, 90, 76, 80 एंड 90। तो यहाँ पे संख्याएं थी, तो संख्याओं को क्या किया गया, क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रेखा में इसको देखिए आयताकार क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो इसको व्यवस्थित करने से एक जो प्राप्त हो रहा है विन्यास, जो आकृति प्राप्त हो रही है, यही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब इसमें यह है कि एक टर्म है फलन, मतलब हुआ कि इस स्थान पे फलन भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। ये भी क्या है, एक आव्यूह का उदाहरण है। मतलब आव्यूह में क्या होगा, अंक होंगे, संख्याएं होंगी, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है जो क्लास 11 में पढ़े हैं, या यहाँ फलन भी हो सकते हैं। तो ये भी आव्यूह के उदाहरण है, या इसका जो विन्यास है यही क्या है, आव्यूह। फिर देखिए इस आव्यूह में क्या है कि जो ये क्षैतिज है
इस आव्यूह में क्षैतिज रेखा को हम लोग बोलते हैं पंख। क्या बोलते हैं? रोज। ये है पंख, रोज। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा, ये जो रेखा है इसको हम बोलते हैं कालम या स्तंभ। तो किसी भी आव्यूह में जो ये क्षैतिज रेखा, इसमें दो पंक्ति हो गए, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। और कालम की बात करें तो जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये इसके कालम है, मतलब इसमें पहला कालम है, दूसरा कालम है और तीसरा कालम है। तो जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह है, अभी एग्जांपल दिया फलन के रूप में sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा है और sec थीटा। तो इसमें ये जो रेखा हो गई क्षैतिज रेखा है तो इसकी पंक्ति कहलाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा है तो इसका कालम या स्तंभ कहलाएगा। तो इस आधार पर आता है कि किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है। ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि क्या है। देखिए, किसी भी आव्यूह की कोटि अगर लिखना हो तो आव्यूह की कोटि लिखने के लिए सिंपल एकदम तरीका है कि उसके रो को गिन लीजिए और कॉलम को गिन लीजिए। जैसे यहाँ पे आव्यूह है, इस कोट की बात की जाए इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका जो कोट हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा। और अगर इसको व्यापक रूप में अगर बोला जाए, मान लीजिए कोई आव्यूह जिसमें यम पंक्तियां हैं और n स्तंभ है, तो उसका जो कोटि होगा यम गुणे n हो जाएगा। मतलब अगर किसी आव्यूह की कोटि लिखनी हो तो उसकी कोट के लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। चूंकि इसको अगर आप कोई बोलता है कि एक आव्यूह है जिसकी कोटि 5 गुणे 6 है, तो इसने बोलने से आप समझ जाएंगे कि इसका अगर कोटि 5 गुणे 6 है तो इसमें नंबर की रो की नंबर की संख्या 5 है और कॉलम जो है कितने हैं? 6 है। तो आव्यूह की कोटि में यही है कि किसी भी आव्यूह को कोटि लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख देंगे तो वही आव्यूह की कोटि। जैसे अगर इसकी बात करें तो इस आव्यूह की कोटि देखिए, इसमें रो 2 है, कॉलम भी 2 है, इसकी कोटि हो जाएगी 2 इंटू 2। नेक्स्ट आता है एलिमेंट या आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कोई 2 क्रॉस 3 का एक आव्यूह लिया, 1 2 3 4 5। तो आपको पता है, अगर हम फिर से कहें इसकी कोटि की संख्या बताइए तो कोटि कितनी हो जाएगी। देखिए, रो 2 है, कॉलम 3 है, तो कोटि हो गया 2 गुणे 3। अब इसमें अगर हम आव्यूह के अवयव कहें तो आव्यूह जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो आव्यूह के तत्व कहलाते हैं या इसके अवयव कहलाते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सभी क्या है? आव्यूह के अवयव है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स अगर आपको ज्ञात करना हो कि किसी आव्यूह में कितने अवयव हैं, आप क्या करेंगे, इसकी कोटि का मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए कितना आएगा 6, तो इसे पता है कि इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। जैसे आप दूसरा कोई आप मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए हो गया 3 4 5 6 7, एक आव्यूह में जिसमें कितने रो है? अब 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 और 2 है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी 3 गुणे 2 हो जाएगी। और आप एक बार कोई कहते हैं इसमें कुल कितने एलिमेंट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। ये इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें आपको पता चल जाएंगे कि कितने होते हैं। ये था आव्यूह के अवयव। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आते हैं फिर आव्यूह का निरूपण, आव्यूहों का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स।
अवयवों को कैसे निरूपित किया जाता है? तो देखिए इसके लिए सिंपल है, अगर कोई अवयव है तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी इत्यादि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल अभी हमने लिया, अगर कोई अवयव है 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया, इसको किससे निरूपित करेंगे? हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। और इसके अवयवों को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ये इसी के संगत, अगर मान लीजिए ऐसे डिनोट किया है तो अवयवों के संगत स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और ये भी है कि इस अवयव में प्रत्येक अवयव का स्थान निश्चित है, इसके लिए हम यहाँ पे जो स्मॉल लेटर लिखेंगे तो इसके लिए अनुलग्नक लोअर सफिक्स का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट किया A11 क्या बताया कि ये जो अवयव का जो देखिए ये रो की संख्या है और ये कॉलम की संख्या है। तो जैसे क्या 1 की स्थिति क्या है, ये देखिए पहला रो है पहले कॉलम में, इसको हम लोग लिखेंगे A1। ये हमेशा जो पहले स्थान पे इस अनुलग्न में है वो रो की संख्या बताएगा और जो दूसरे स्थान पे है वो कॉलम की संख्या बताएगा। अब जैसे मान लीजिए 2 की स्थिति हमको बताना है कि इस अवयव में कितनी है, तो देखते हैं कि किस स्थान में पहला रो है दूसरा कॉलम है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी A पहला रो दूसरा कॉलम। अगर हमको 3 की स्थिति बतानी है तो क्या हो जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम, ये हो जाएगा A1 3। ऐसे ही सभी स्थान जितने भी 6 अवयव हैं उनका स्थान निश्चित है और इनको अगर प्रदर्शित करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको A से रिप्रेजेंट किए हैं तो इसी के संगत स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और प्रत्येक अवयव के लिए हम लोअर सफिक्स या अनुलग्नक का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 4 की स्थिति को दर्शाना है तो इसकी स्थिति हो जाएगी A, देखिए पहला कॉलम है और दूसरा रो, तो पहले यहाँ पे रो की संख्या लिखनी है तो A21, दूसरा रो पहला कॉलम। इस 5 की स्थिति लिखनी है तो A, देखिए दूसरा रो है और दूसरा कॉलम, क्या हो जाएगा A2। इसकी स्थिति लिखनी है तो क्या हो जाएगा A2 3, क्योंकि ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। ये था कि अवयवों का निरूपण और उनके तत्वों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज है कि किसी भी अवयव को अगर निरूपित करना हो तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उनके अगर अवयवों को दर्शाना है तो इसी के संगत स्मॉल लेटर से लिखेंगे और इनको एक लोअर सफिक्स से प्रदर्शित करते हैं जो इनकी स्थिति को बताता है, जिसमें जो पहले स्थान पे होता है वो रो की संख्या होती है और जो दूसरे स्थान पे होता है वो कॉलम की संख्या होती है। इसको अगर व्यापक रूप में कहें तो ए जो है AIJ के रूप में लिखा जाता है, जहां I जो है नंबर ऑफ रो, मतलब रो की संख्या या रो की स्थिति, और जो J है वो कॉलम की स्थिति। इस अवयव किस रो किस कॉलम में स्थित है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो था अवयवों का निरूपण। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तो देखिए ये चीजें आपको समझ में आ रही कि अवयव क्या होता है, अवयव की परिभाषा क्या है, अवयव का कोटि क्या है, अवयव के अवयव क्या होते हैं, अवयव का निरूपण क्या होता है। इसके बाद हमको ये चाहिए कि अवयव के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, जो हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें चर्चा करेंगे। तो अवयव के प्रकार, क्योंकि देखिए अवयव आगे आपको पढ़ना है तो इसके प्रकार के बारे में जानना आवश्यक होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक फिर बाय।